नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज का स्पेशल शो हम आपके लिए सोने और चांदी पर लेकर आए हैं, जहां पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली पिछले एक हफ्ते, महीने और इस साल में भी बनती हुई नजर आई है। इस साल की अगर बात की जाए तो सोना और चांदी दोनों नेगेटिव में यहां पर जा चुके हैं। सोने में करीबन 15% की गिरावट पिछले एक महीने में, तो चांदी में 26% की मुनाफा वसूली दर्ज की जा चुकी है। अगर इस साल में अब तक की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने यहाँ पर सोने को करीबन 28% गिरता हुआ देखा है, लेकिन भारतीय बाजारों में ये गिरावट 18% की रही। ऑफ कोर्स रुपी डेप्रिसिएशन और इंपोर्ट ड्यूटी हाइक का असर हमने यहाँ पर आता हुआ देखा। लेकिन जहाँ तक चांदी की गिरावट की बात है, 45-50% के बीच की चांदी में गिरावट इस साल में यहाँ पर भी दर्ज हुई है। म्यूचुअल फंड्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिडेम्पशन देखने को मिला है, ईटीएफ्स में सेलिंग थी और साथ ही साथ जिस तरह की खरीदारी में गिरावट यहां पर देखने को मिली है पिछले 2-3 महीनों में, उसके क्या मायने हैं। अब आने वाले 2 क्वार्टर्स यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ 2026 यहां पर कैसा रह सकता है, खरीदें और किस तरह के ट्रेंड्स वॉच करें, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ क्वांटम एएमसी के सीईओ चिराग मेहता हैं, वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रस्तोगी, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह एंड यूनिक चेन्स एंड जूल्स के डायरेक्टर संयम मेहरा जुड़ चुके हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कुणाल, आपसे पहले जानना चाहेंगे जिस तरह के प्राइस मूवमेंट्स हैं उसे आप कैसे देखते हैं। बहुत बड़ी गिरावट अपने हाई से, ऑल टाइम हाई से आई है और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान तो अच्छी खासी गिरावट, पिछले एक हफ्ते में ये गिरावट और भी गहराई है। क्या लेवल्स वॉच कर रहे हैं आप? मेरी राय में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फॉल हमने देखा है दैट इज अकाउंट ऑफ 3 रीजन। वन, एक तो इंडिया से दोनों कमोडिटी का इंपोर्ट कम हो गया है। दूसरा, राइजिंग बॉन्ड यील्ड, राइजिंग इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन और रेट हाइक का नैरेटिव प्ले हो रहा है। और तीसरा, जो फ्रॉथ मार्केट में बिल्ट हुआ था 2025 में 70% हमने जो राइज गोल्ड के प्राइसेस में देखा था और सिल्वर में 125-130%। सो उसके बाद मार्केट हैज एंटर्ड इनटू अ मेजर कंसोलिडेशन एंड करेक्टिव फेज। सो दिस इज द ग्रेट टाइम, स्लोली एंड ग्रेजुअली। मेरी राय में जो गोल्ड और सिल्वर दोनों के फंडामेंटल तेजी के होने के बावजूद भी ये अच्छा एक करेक्शन आ गया है। सो ये लेवल से टू द पॉइंट बात करूंगा मैं, ये लेवल से मुझे बहुत ज्यादा डाउनसाइड नजर नहीं आ रही है। $4,000 से गोल्ड में आपको धीरे धीरे लॉन्ग पोजीशन करना चाहिए। एज ऑफ नाउ रेट हाइक का जो नैरेटिव है वो वे करेगा गोल्ड प्राइसेस पे शॉर्ट टर्म के लिहाज से। बट अगर हम 6 महीने जो आपने कहा 2 क्वार्टर का हम बात करेंगे तो यहाँ से मुझे डाउन साइड बहुत कम नजर आ रही है। मैक्सिमम $100-150 की गोल्ड की और सिल्वर की $60 तक, तो $2-3 $4 सिल्वर। कभी वॉलेटिलिटी में गलत रेट आ सकते हैं, बट दिस इज अमेजिंग टाइम, क्योंकि जो रीजन से हम गोल्ड और सिल्वर लास्ट 3 साल से बाय कर रहे थे वो रीजन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। जो भी अभी वर्ल्ड में सब चल रहा है उसको देखते हुए इतना तो समझ में आ रहा है दैट वी आर एंटरिंग इनटू अ स्टैगफ्लेशन सिनेरियो वेयर द इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी लोअर एंड इन्फ्लेशन विल बी हायर। तो ऐसे एनवायरनमेंट में गोल्ड और सिल्वर में बड़ी मंदी होने की जगह नहीं है, स्पेशली गोल्ड में। कुणाल, अगर एक वर्स्ट केस सिनेरियो और एक बेस्ट केस सिनेरियो की यहाँ पर बात की जाए तो वो क्या है? अगर 4000 तोड़ता भी है तो कहाँ पर यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है, और अगर जो लोग 4000 में खरीदें वो किस तरह के अपसाइड की यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं? बहुत लंबा नहीं देखेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर की अगर आप एक सेंस लेना चाहें तो। सो वर्स्ट केस सिनेरियो वुड बी द क्रेडिट क्राइसिस। अगर वर्ल्ड में क्रेडिट क्राइसिस आती है ऑन अकाउंट ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग, सो इन दैट सिनेरियो नोबडी कैन प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ एनी एसेट क्लास, बिकॉज अगर लिक्विडिटी ही नहीं है, अगर ये ऑयल $120 $130 हो जाता है और वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है और क्रेडिट क्राइसिस स्टार्ट हो जाती है, डिफॉल्ट चालू हो जाते हैं, तो वो सिनेरियो में इवन गोल्ड कैन गो डाउन टू $3,500। बट मेरा ऐसा मानना है एज ऑफ नाउ डिमांड साइड इज वीकनिंग ऑन अकाउंट ऑफ द हायर इन्फ्लेशन। जैसे मैंने कहा ग्रोथ स्लो हो रहा है। सो रिसेशन और डिप्रेशन की बात, इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ। सो मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो अभी रहेगा मैक्सिमम 3,800, वो भी मुझे नहीं लगता है आएगा। सो ये सब जो स्तर आए हैं, ये स्तर पे धीरे धीरे पोजीशन बिल्डिंग स्टार्ट करना चाहिए और 2 क्वार्टर के बाद जैसे आपने कहा कंजर्वेटिवली आपको फिर से 4,600 4,800 4,700 के बीच में गोल्ड ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है।
ओके, तो पहले तो गोल्ड की बात हुई जहां पर वर्स्ट के सिनेरियो पर है 4000 है, 3800 है और ऊपर में 4800 के लिए आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखें और हाइंडसाइट में पिछला एक साल, हेमंत जी ये सवाल आपसे है, लोगों ने बहुत सोना चांदी खरीदा, फिजिकल में, ईटीएफ्स में ओवर एक्सपोजर लिया शायद यहाँ पर। अब जो ये करंट डिक्लाइन आया है, इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी बोलेंगे? लोगों ने रिडेम्पशन तो किया ही है, कुछ लोगों ने प्रॉफिट में किया है, कुछ लोगों ने शायद लॉस में भी किया है, या फिर आपको बोलेंगे ये समय रीस्ट्रक्चरिंग का है अपने पोर्टफोलियो में कि आप कितना सोना और चांदी रखते हैं? मनीषा, देखिए डिपेंड करता है आप किस तरह के निवेशक हैं। देखिए, अगर हम स्पेशली अगर उन लोगों की बात करें जो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, ईटीएफ के द्वारा जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, दो तरह के निवेशक हैं। एक प्योरली जो एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करते हैं, उनका मानना है अगर आप मान लीजिए एसेट एलोकेशन का थंब रूल फॉलो करते हो कि भाई 10% या 15% मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड सिल्वर में होना चाहिए, और वो जो बहुत सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, उनके लिए चाहे हम इक्विटी देखें, चाहे हम गोल्ड सिल्वर देखें, आई थिंक इस तरह के फेजेस आते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप प्योरली एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करते जा रहे हो, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये चीजें शायद कुछ समय तक चल सकती हैं, ये जो करंट सिचुएशन हम देख रहे हैं। लेकिन ये मौका भी होता है उन निवेशकों के लिए जो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी आप एवरेजिंग का फायदा है। आप उसको मार्केट को टाइमिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो तो आप उसको फॉलो करते जाइए। ऑलराइट, हेमंत जी, अगर हम पिछले साल की यहाँ पर बात करें तो यूजली ऐसा कहा जाता है, एंड आई वुड गेट योर नंबर एज वेल, कि 5 से 7-10% मैक्स यहाँ पर सोने में निवेश होना चाहिए। लास्ट ईयर जो लोग सोने में निवेश की राय नहीं भी देते थे, जो सोचते थे कि डेट इज बेटर देन गोल्ड, उन्होंने भी सोना खरीदवाया अपने क्लाइंट्स को, यहाँ पर 15 से 20% तक यहाँ पर एलोकेशंस करने को भी कहा, होपिंग कि उन्होंने यहाँ पर मुनाफा कमा लिया हो। लेकिन जिस तरह से गोल्ड इन फेवर था, लोगों ने ज़्यादा उस तरफ पैसा डाला। अब आपको क्या लगता है किस तरह का एलोकेशन गोल्ड में होना चाहिए? और आप कहेंगे सिल्वर की एक प्रमोशन हुई है, सिल्वर शुड बी अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो ऑल्सो? जी बिल्कुल, आई थिंक अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो डेफिनेटली देखिए, अब अपॉर्चुनिटीज हैं आम निवेशक के लिए कि भी वो सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकें। तो मुझे लगता है जो भी आप एलोकेशन करते हैं उसका कुछ हिस्सा डेफिनेटली सिल्वर में जा सकता है, बट मुझे लगता है अभी भी बायस जो है वो गोल्ड के ऊपर होना चाहिए। जहां तक एलोकेशन की सवाल है, मेरा हमेशा ये मानना है कि देखिए, गोल्ड सिल्वर की जगह आपके पोर्टफोलियो में हमेशा रहेगी। अगर आप प्योरली, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अगर आप एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो आप 10% तक अपना इन्वेस्टमेंट रख सकते हो। लेकिन अगर आपने, जैसा मैंने पहले कहा, कि अगर आप ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे थे कि इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो फिर डेफिनेटली, हालांकि मेरा ये मानना है कि शायद बहुत ज्यादा गिरावट हमें इस लेवल से देखने को ना मिले, क्योंकि देखिए दो तीन चीजें हैं। सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है वो अभी भी है। दूसरी बात, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, यूएस इन्फ्लेशन, अगर आप करंट नंबर देखें तो हालांकि सीपीआई जो है 4.2 पे है, बट कोर इन्फ्लेशन जो है वो 2.9 पे है, और जो 2.2 से जो बढ़ा वो एक्सपेक्टेशन से कम था। तो एनर्जी प्राइसेस, अगर वॉर बंद होता है, इसमें करेक्शन होती है, तो फिर से आप इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी को बदलता हुआ देखेंगे, तो फिर से शायद गोल्ड थोड़ा बेटर कर सकता है। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट आई थिंक जैसा मैंने पहले कहा, इंपॉर्टेंट है कि पोर्टफोलियो को थोड़ा रिबैलेंस करें। ऑलराइट, तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का समय यहाँ पर आ चुका है। मुनाफा वसूली देखने को मिली है सोने चांदी में, और कुछ और भी शायद यहाँ पर आ सकती है। चिराग, जनवरी में जब हमने बात की थी और उसके बाद फेब में भी बात की थी, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिले थे। गोल्ड में तो 13 महीने की खरीदारी के बाद मई में एक रिडेम्पशन आया है। चांदी पिछले 4 महीनों से रिडेम्पशन यहाँ पर दिखा रही है। कैसे देखते हैं इसे आप? हमने फोलियोज भी बढ़ते हुए देखे, नए इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर जुड़े। अब क्योंकि मुनाफा वसूली का समय है, किस तरह से आप ये पैटर्न रीड कर रहे हैं? मनीषा जी, इसमें देखिए तो लोगों ने एलोकेशन की ओर कदम रखा है। पहले 2 से 5% की एलोकेशन हम सुनते थे, ओवर टाइम इंक्रीज होके 8-10% हुआ और अब 10-15% हुआ फ्रॉम पोर्टफोलियो स्टैंड पॉइंट। तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर ने एलोकेशन के तौर पे गोल्ड को देखा है। एंड आई थिंक यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन था कि अनसर्टनिटी के उसमें माहौल में गोल्ड सपोर्ट करेगा पोर्टफोलियो को, वो नहीं हुआ है। बट जो गोल्ड को जानते हैं वो मानते हैं कि वैलिड रीजंस है जो हमने मूव देखा है। लाइक फॉर एग्जांपल 2008 में भी एक क्राइसिस हुआ था, तभी गोल्ड बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट 30% नीचे गया था। सो आई थिंक जो लोग एलोकेशन की तरह मानते हैं वो अभी भी एलोकेशन की तरह से देख रहे हैं और अभी भी बाय कर रहे हैं। तो नंबर्स काफी स्ट्रांग है। जो लास्ट मंथ के नंबर्स आए जहाँ पे 700 करोड़ का डिक्लाइन देखा है,
वीकर हैंड्स हमने देखा है कि जब भी करेक्शन कंसोलिडेशन होता है वो बाहर चले जाते हैं, जो टैक्टिकल मूव के लिए आए थे वो बाहर चले जाते हैं। सो आई थिंक वो नंबर कोई अलार्मिंग नहीं है। जब ये लास्ट एक साल में अपने 70,000 करोड़ के फ्लो आते देखें गोल्ड ईटीएफ में, वहां पे 700 करोड़ के फ्लो इज वेरी स्मॉल नंबर। और हमने नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ते हुए देखे हैं, तो ऐसा नहीं कि कुछ इन्वेस्टर कंसोलिडेटेड पोजीशन बना के गोल्ड ईटीएफ में आ रहे थे। इट वाज अ ब्रॉड बेस्ड एलोकेशन जो हम देख रहे थे गोल्ड ईटीएफ में आते हुए। तो करीब करीब 46 लाख नए इन्वेस्टर लास्ट एक साल में जुड़े हैं गोल्ड ईटीएफ में, और ये साल भी हमने वो 21 लाख न्यू इन्वेस्टर जनवरी से अब तक आते हुए देखे हैं। सो आई थिंक ये जो ओवरऑल एलोकेशन है काफी ब्रॉड बेस्ड है, काफी ज्यादा नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं और एलोकेशन की तरह देख रहे हैं। सो आई थिंक यहाँ पे जो इनका एलोकेशन कम था, और हमने देखा है कि पोर्टफोलियो एलोकेशन गोल्ड में काफी कम है लोगों के। फ्रॉम अ पोर्टफोलियो स्टैंड पॉइंट घर में गोल्ड है थोड़ा, मगर पोर्टफोलियो के तौर पे काफी कम एलोकेशन है, तो वहां पे वो बढ़ रहा है। एंड दिस इज एन एक्सीलेंट टाइम। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1-2 महीने में हम वापस वो नंबर्स आते हुए देखेंगे जो हमने देखे थे जनवरी फरवरी में। नॉट टू दैट एक्सटेंट, बट जो नेगेटिव देखा है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज लोग इसे अपॉर्चुनिटी देखेंगे अपना एलोकेशन बढ़ाने के लिए, ना ही तर के एलोकेशन कम करने के लिए, क्योंकि एलोकेशन अभी भी काफी कम है गोल्ड ईटीएफ्स में। तो ऑफ कोर्स अपसाइड वहां पर काफ़ी ज़्यादा है जहां तक और लोगों के जुड़ने की बात है और ऑफ कोर्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात भी है। अगर पिछले 12-18 महीने में कोई ट्रेंड निकल के आया संयम, तो वो ये था कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करी और ज्वेलरी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर हमें ये भी बताएगा कि किस तरह की बाइंग हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। आप कैसे देखते हैं लोगों की बाइंग? क्या ट्रेंड्स हैं, पैटर्न्स हैं? क्योंकि जो लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, क्या वो लाइट वेट, लोअर कैरेटेज की तरफ जा रहे हैं? क्या कुछ आप बनता हुआ देख रहे हैं और आप कैसे विजन कर रहे हैं अगले 2 क्वार्टर्स? देखिए मनीषा जी, मुझे अभी पिछले महीने से 1.5 महीने से जो ग्राहकी है मार्केट के अंदर, वो पिछले साल से 70% डाउन है। ओके। और जो एंड कस्टमर्स आ रहे हैं अभी भी शॉप के अंदर, वो छोटा सामान खरीद रहे हैं, लाइट वेट ज्वेलरी खरीद रहे हैं, 18 कैरेट या 14 कैरेट ज्वेलरी की मांग कर रहे हैं। कुछ ज्वेलर्स, कुछ कस्टमर्स जो चेन्स हैं, रिंग्स हैं कास्टिंग की, वो 9 कैरेट ज्वेलरी के अंदर भी मांग कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स काफी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये ईयर में काफी प्रेशर के अंदर हैं, जहां पर ज्वेलरी की सेल्स इतनी नहीं हो रही है। लास्ट ईयर जैसे कि हमने देखा कि 700 to 721 टन का इंपोर्ट हुआ है, इस साल हमें लग रहा है कि 350 to 400 टन का इंपोर्ट होगा। शायद अगर गवर्नमेंट गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के लिए मान गई तो काफी एक्सचेंज ऑफ ज्वेलरी भी उसके अंदर आ सकती है। लाइट वेट ज्वेलरी जैसे मैंने बताया उसकी सेल्स काफी अच्छी हो गई है। मुझे लगता है कि 1 मंथ जो ये जाता है मई का और जून 15 तक का, जब तक जहाँ पर लोगों की ज्वेलरी बाइंग जो होती है वैसे भी ये सीजन के हिसाब से कम होती है, तो उसके हिसाब से भी कम है। और जो गोल्ड के रेट्स हैं, कभी भी हमने देखा है जब भी गोल्ड के रेट्स नीचे जाते हैं तब बाइंग एक्चुअली कम हो जाती है। तो $4,100 के आसपास है, $3,900 के आसपास, 3,920 के आसपास का जो एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लगता है ये 15 जून के बाद जो बाइंग है वापस धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, और जो लास्ट ईयर के लेवल्स हैं उसकी क्वांटिटी मैच करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। यह जो 2 क्वार्टर आगे भी देख रहे हैं उसके अंदर भी लास्ट ईयर से मुझे लगता है 10 to 15% वॉल्यूम वाइज कम होगा, वैल्यू वाइज फिर भी बढ़ सकता है। और जब सोने का भाव जैसे 4,400 से लेके 4,800 के करीब 2 क्वार्टर के अंदर, आने वाले क्वार्टर के अंदर दिखेगा, तभी बाइंग है वो बराबर तरीके से वापस आएगी। जब भी जुलाई के अंदर रिटेलर्स की बाइंग आएगी, हमारी दिवाली की बाइंग आएगी, और जो कस्टमर्स की बाइंग जुलाई के बाद जो सीजन आता है अगस्त के बाद, उसके अंदर बाइंग आएगी, उसके अंदर बेटर रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सही, हम आपने कहा 70% ज्वेलरी की डिमांड यहाँ पर गिरी है पिछले 2 महीने में। सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में कोई नंबर के साथ काम कर रहे हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में किस तरह की वॉल्यूम्स रह सकती हैं? सेकेंड हाफ जैसे मैंने बताया 10 to 15% नीचे आएगा। हमारी ये एक्सपेक्टेशन जरूर है कि अगर कस्टमर्स ज्वेलरी को एक्सचेंज करने के लिए आएंगे गोल्ड मोनेटाइजेशन की, अगर सोच गवर्नमेंट की बनती है, हमको ग्रीन सिग्नल मिलता है, हमारी काफी रिप्रेजेंटेशंस हो चुकी है मिनिस्ट्री के अंदर मोनेटाइजेशन स्कीम के लिए, और कस्टमर्स को एक्सचेंज करके अगर नई ज्वेलरी बाय करें, इन्वेस्टमेंट के रूप के अंदर अगर सिक्के भी बाय करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट भी हम देखेंगे, उसके अंदर भी एज ए मैन्युफैक्चरर हम देखें तो यूएई की मार्केट, गल्फ की मार्केट बिकॉज ऑफ द वॉर काफी डाउन है। तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम 10 to 15% सेकेंड 2 क्वार्टर डाउन होंगे,
और जो अगर पिछले साल हम देख रहे हैं कि जो हमने जून के अंदर से लेके दिवाली के आसपास अगर 200 टन के आसपास की 200 टू 225 टन के आसपास हमें बेचा है, तो इस साल मुझे लगता है 180 टू 185 टन के आसपास का ही सेल्स का टारगेट पूरा होगा। और उसके अंदर भी बहुत बड़ा ओल्ड गोल्ड जो एक्सचेंज है वो भी बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। वेल एब्सोल्युटली एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स पिछले 2 महीने में नंबर्स बहुत बेहतरीन नहीं है। पीएम की अपील भी है, काफ़ी सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं, बाजार इसको समझ रहा है और वो इम्पैक्ट हमने डिमांड पे आता हुआ देखा भी है। लेकिन आने वाला समय यहाँ पर बेहतर रह सकता है। वेल इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकना होगा। लौटेंगे और अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि अब आने वाले समय में किस तरह और किस विकल्प में यहाँ पर खरीदारी की जानी चाहिए इस ब्रेक के बाद। और हम यहाँ पर सोने चांदी के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह के ट्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं, मुनाफा वसूली की वजह क्या है। लेकिन अब आपको बताएंगे कि अगर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर ढूंढी जाएं तो आने वाले समय में आपको कहाँ खरीदारी करनी चाहिए। हेमंत जी, आपने कहा 10% पोर्टफोलियो यहाँ पर गोल्ड में रह सकता है और चांदी उसी का एक छोटा पार्ट रह सकती है। लेकिन जहाँ तक बाइंग की बात है, किस तरह से बाइंग करने की आप सलाह देंगे? ETFs लें, फंड्स लें, मल्टी हाइब्रिड फंड्स लें, किस तरह से यहाँ पर बाइंग की जाए? जी मनीषा, आई थिंक तीनों तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे निवेशक हैं। अगर आप मान लीजिए आपके पास डीमैट अकाउंट ऑलरेडी है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप ETF खरीद सकते हैं। उसके लिए स्पेसिफिकली अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो ETF खोलने के लिए में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अलग से डीमैट खोलने की जरूरत नहीं है। आपके पास फंड ऑफ फंड है या फिर मल्टी एसेट फंड भी हैं। क्योंकि मल्टी एसेट फंड में क्या होता है, अगर आप ऐसे निवेशक है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस तरह का एलोकेशन हम डिफरेंट एसेट क्लासेस में करें, तो ऐसे फंड्स हैं जहाँ पे बहुत क्लैरिटी है कि किस तरीके से जो फंड मैनेजर है वो अपने एसेट एलोकेशन रखेंगे। अगर वो आपके प्रोफाइल को सूट करता है तो आप उस हिसाब से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेल एब्सोल्युटली रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, रिकंसिडर करने की ज़रूरत भी है, लेकिन बहुत सारे विकल्प हैं और जो आपको सूट करता हो उस हिसाब से खरीदें, लेकिन खरीदें एक डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो के हिसाब से। कुणाल, अगर हम वही प्राइसेस देखें तो इंडियन मार्केट्स में MCX के जो प्राइसेस हैं और जो फिर NYMEX के प्राइसेस हैं उसमें बहुत फ़र्क है। पर जैसे हमने पहले भी बात की इसके बारे में कि ये इम्पोर्ट ड्यूटी और रुपये की वजह से यहाँ पर हैं। आप कैसे देखते हैं? गोल्ड की आपने ऑलरेडी यहाँ पर बात की, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? सिल्वर में किस तरह की रेंजेस यहाँ पर आगे जाकर आ सकती हैं? देखिए, सबसे पहले आप जो इंडिया में जो भी अभी प्रॉब्लम, सिल्वर में DGFT के अप्रूवल के बिना आप सिल्वर इंपोर्ट नहीं कर सकते। सो मुझे याद है 2 महीने पहले जो सिल्वर में डिस्काउंट चल रहा था फिजिकल मार्केट में, वो श्रिंक होके रफली अराउंड 10,000 रुपये का डिस्काउंट था, वो श्रिंक होके आज 1,500 रुपये का डिस्काउंट हो गया है। सो डे बाय डे जिसको भी सिल्वर का एक्चुअल कंजम्पशन है या फाइनेंशियल डिमांड है, वो सभी लोग धीरे धीरे सिल्वर को प्रोक्योर कर रहे हैं, क्योंकि सबको टेंशन है कि आगे जाके अगर अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, आगे जाके 2 महीने बाद भी अगर इंपोर्ट नहीं आएगा तो हम हमारा बिजनेस कैसे रन करेंगे। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड 2 महीने 3 महीने बाद आप ये जो भी मूव्स लिए उसका जेन्युइन इम्पैक्ट फिजिकल मार्केट में देखेंगे। फिजिकल मार्केट बहुत टाइट हो जाएगी और ग्लोबल सिनेरियो आप देखेंगे तो सिल्वर में अभी जो भी फॉल आया है तो सिल्वर की कोई डेफिसिट कम नहीं होगी है। सिल्वर की डेफिसिट ये साल भी डिमांड और सप्लाई के बीच में 9% का गैप आएगा। राइट। सो सल्फ्यूरिक एसिड की शॉर्टेज रहने के कारण जो भी कॉपर के स्मेल्टर्स थे जो सिल्वर प्रोड्यूस करते थे, उनसे सिल्वर का प्रोडक्शन ये साल भी कम आने वाला है। बट अभी फिलहाल जो मार्केट में फियर है दैट इज रिगार्डिंग द डिमांड। द डिमांड इज गोइंग टू कोलैप्स आगे जाके बिकॉज ऑफ वॉर। तो ये सब सिनेरियो भी प्ले हो रहे हैं। यूएस की बॉन्ड ही लगातार बढ़ रही है। तो ये सब में सब फियर में ये जो रेट आया है। सो अगर आप फंडामेंटली बुलिश हो और आपको $125 की सिल्वर आज $60 में मिल रही है तो बॉटम की वेट नहीं करनी चाहिए। Okay. धीरे धीरे ये सब लेवल पे आपको पोजीशन बिल्डिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑलराइट, तो कुणाल एब्सोल्यूट बुल है इस लेवल्स पे यहाँ पर। चिराग, आप कैसे देखते हैं करंट मार्केट सिनेरियोज को और आपको लगता है कि लोग वापस आएंगे यहाँ पर सोने और चांदी दोनों ही की टिप्स के लिए? नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक गोल्ड में तो 100% आएंगे क्योंकि हमें लगता है कि फंडामेंटल्स काफ़ी बुलिश है गोल्ड के लिए एज कम्पेयर टू सिल्वर। और यहाँ से जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस है ग्लोबल वर्ल्ड में वो गोल्ड प्राइसेस को सपोर्टेड रखेंगे। सो आई थिंक गिवन दैट अभी भी अगर फोलियोज की बात करें तो 1.2 लाख फोलियोज है गोल्ड ETFs में। ओवरऑल यूनिक फोलियोज इन द इंडस्ट्री इज क्लोज टू 5
crore. So I think अभी भी काफी रूम है अगर फंड ऑफ फंड भी गिन ले इसके अंदर. So still we are ways too short in terms of total holdings by investors gold ETFs में. ऑलराइट, तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड है एंड चिराग उसे यहाँ पर नंबर्स के साथ बैक भी कर रहे हैं. एक फाइनल सवाल संयम आपसे, यहाँ पर आपने ऑलरेडी कहा कि बाइंग अच्छी आ सकती है 10 से 15% की गिरावट के साथ ही सही, लेकिन बाइंग लौटेगी यहाँ पर मार्केट्स में. किस तरह से और क्या लोग यहाँ पर खरीदेंगे और आप क्या तैयारी कर रहे हैं? जैसे आपने कहा 22 कैरेट ऑफ कोर्स एक मोस्ट प्रेवलेंट है, लेकिन उसके बाद हमने 18, 14, कुछ लोगों को 9 भी पिच करते हुए देखा है. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीषा जी. मुझे लग रहा है कि 15 जून के बाद अच्छी ग्राहकी आनी चाहिए मार्केट के अंदर, चाहे वो 18 कैरेट की लाइट वेट ज्वेलरी हो, 9 कैरेट की चेन्स हो, रिंग्स हो, मशीन बैंगल्स हो. जो हैंडमेड प्रोडक्ट है वो अभी 9 कैरेट और 14 कैरेट के अंदर इतना नहीं बन रहे हैं, तो ये टाइप की ज्वेलरी बनेगी और मुझे लगता है कि जून के बाद कस्टमर वापस मार्केट के अंदर आ जाएगा. ये करेक्ट रेट्स हैं बाइंग करने के. लोएस्ट मुझे लगता है 3920 के आसपास डॉलर आ सकता है, लेकिन अगर ये भाव के अंदर भी अगर एंड कस्टमर ज्वेलरी बाय करता है तो मुझे लगता है उसको आने वाले 4 to 6 मंथ्स के अंदर 15 to 20% के रिटर्न्स मिलेंगे. और चांदी के अंदर भी मुझे लगता है कि 58 से $60 के आसपास, उससे नीचे नहीं आनी चाहिए चांदी भी मुझे लगता है कि आने वाले 4 to 6 मंथ्स के अंदर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे इसके अंदर. ऑलराइट, तो लाइट वेट लोअर कैरेटेजेस यहाँ पर बेहतर बिकने की उम्मीद है जहाँ तक ज्वेलरी की बात है. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 15 जून से यहाँ पर ऑस्पिशियस पीरियड, शादियाँ शुरू हो जाएंगी और तब डिमांड वापस निकल के आएगी, ऐसा मार्केट का मानना भी है. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज आप यहाँ पर जुड़ने के लिए और वो एक सेंस बनाने के लिए कि यहाँ से क्या फैक्टर्स, फंडामेंटल्स और प्राइस सेंस बनते हुए आगे जाके नजर आ सकती है. मलिसी के साथ बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर.